नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष वर्मा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। फैसला ये है कि भाई फ्री बीस को लेकर उन्होंने बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि जो फ्री राशन दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर उन्होंने चर्चा की। उस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप राशन दे रहे हो ठीक है, लेकिन क्या लोगों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ना चाहिए? अगर यही लोग मुख्य धारा से जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग जो है काम नहीं करना चाहते। जब फ्री बीस की बात आती है, जब उनको फ्री में सामान मिलता है, तो लोग अब काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो काम से भाग रहे हैं। ऐसे में फ्री बीस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो फ्री बीस आप लोग दे रहे हैं, जो चुनाव के दौरान आके घोषणा करते हैं कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, आप फ्री तो दे देंगे, लेकिन इससे जो है लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, मुख्य धारा से तो नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन फ्री का सामान देने में या फ्री बातें कहने में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये बात कहते हैं तो कोई उनको भी टैक्स लगता नहीं है कि हम ये फ्री में सामान दे रहे हैं, और जब आएंगे तो हो सकता है कुछ लोग दे भी देते हैं। लेकिन उसका असर जो है सरकारों पर कितना पड़ता है, उसका बोझ कितना सरकारों पर पड़ता है, ये भी समझने वाली बात है। आप कर्नाटक ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री की बात की गई और वहां पर इतना बोझ पड़ा कि कोलैप्स कर गया आपका हिमाचल, पूरा कोलैप्स कर गया। वहां पर पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की दशा एकदम दयनीय हो गई। मतलब कि कुल मिलाकर बात करें तो पूरी जो इकोनॉमी जो है पूरी कहीं ना कहीं वो धाराशायी हो जाती है जब आप फ्री की बात करते हैं, क्योंकि उसका बोझ बढ़ जाता है सरकारों के ऊपर। बोझ तो बढ़ता ही है, साथ में उसके बोझ को झेलता कौन है? आम पब्लिक झेलती है। तो सीधी सी बात है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो आम पब्लिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राजेश जी मौजूद है जो कि जेडीयू के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ मनोज जी मौजूद है जो कि जन स्वराज के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ कमल देव जी जो मौजूद है जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन मौजूद है। तो यहां बात करें, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाय स्कोप पे। लेकिन हम सबसे पहला सवाल आप ही से करते हैं, भूपेंद्र भाई जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। भूपेंद्र भाई, यहाँ पर बात की जाए कि जब फ्री बीस की बात होती है और फ्री बीस पर केंद्र सरकार से कहा जाता है कि भाई आप जो राशन मुफ्त का दे रहे थे वो ठीक है, लेकिन मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या फ्री बीस वास्तव में अब एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है लोगों के लिए? क्योंकि इससे जो है जिस राज्य में ज्यादा फ्री बीस दिया जा रहा है वहां की इकोनॉमी जो है एकदम कोलैप्स हो जाती है। आप हिमाचल का भी उसमें हम जिक्र कर ले तो कोई नहीं है, कर्नाटक का जिक्र कर ले तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा है कि ये जो फ्री राशन देने की जो बात हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, माननीय कोर्ट ने, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ जब कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ इस देश में, तो हमारे जितने गरीब भाई थे, गरीब जनता थे, वो उस समय मतलब लॉक हो चुके थे। उस दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को मतलब रक्षा सुरक्षा और किसी प्रकार का मतलब भूख से कोई तड़पे ना, कोई मरे ना, इनकी रक्षा सुरक्षा को देखते हुए यह फ्री का प्रचलन जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इस चीज को अभी तक तो हम समझते हैं कि फ्री चल रहा है, इसकी एक लिमिट टाइम है, तो टाइम लिमिट जो है मतलब खत्म होने की कगार पर है। स्वाभाविक है, हम लोग जो चाहेंगे कि जो है देश में उन्नति हो, मतलब इतनी योजनाएं आया इस देश के अंदर में जो है जितने पिछड़े हैं उनके लिए जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक 13,500 करोड़ का योजना दिया। जो लोहार हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं, सुनार हैं, ये जो गरीब तबके लोग थे उनको उद्यमी बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है ना व्यवस्था हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो हर तरह का जो है ना सुख सुविधा, चूंकि स्वास्थ्य के ऊपर इतना बड़ा बजट गया हमारा देश का, और जो 5 लाख वाली जो आयुष्मान
ये आया योजना। तो ये सारी जो है कुल मिलाकर के देखिए तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में ही आपदा भी आया और विकास भी उसी रेशियो से हुआ। आज देख लीजिए देश जो है हमारा तरक्की की ओर जा रहा है और आम आवाम अमन चैन सब कुछ कायम है और यह देश हमारा जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम कमल देव जी आपका रुख करते हैं। कमल देव जी यहाँ पर बात की जाए, ये जो फ्री वीज है, ऐसे में सख्त लहजे में और सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फ्री वीज देकर परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने सख्त टिप्पणी की है कि भाई आप क्या कर रहे हैं आखिर ये फ्री बीज देकर। आप देखिए ना, आप हिमाचल में दे रहे थे, क्या हुआ, वहां कोलैप्स हो गया। तो क्या ये जो आप लोग को लग रहा है कि हम फ्री का सामान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फ्री का ये कर देंगे, फ्री का वो कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्नाटक में भी कमोबेश ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और क्या बिहार के चुनाव में ये जो फ्री चल रहा था वो कब होगा सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद? मनीष जी, अभी हम भूपेंद्र भाई का सुन रहे थे और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है या जो वर्डिक्ट दिया है उसकी बात है, तो अभी केंद्र में जो बैठी हुई एनडीए सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नियुक्ति पर भी अपना वर्डिक्ट दिया था और उसको कानून लाके बदलने का काम किया गया। और रेवाड़ी के ऊपर तो कई एक बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है और अभी हमारे भाई जी ने कहा कि उन्होंने ये कार्यक्रम दिया, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो था लाडली बहना शुरू हुआ मध्य प्रदेश से और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। जहां तक फ्री अन्न देने की बात है, 27-27.5 करोड़ जो है अन्य लोगों को मिलता था 2014 के पहले फ्री, उस लेवल के जो लोग थे, और आज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इसके बाद एनडीए के सारे नेता माननीय प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी तक अपना पीठ थपथपाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री अन्न दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो एंगल है वह देश हित में एंगल है। निश्चित रूप से फ्री का माल अगर किसी को मिले तो वह निकर्मण्य हो जाता है, परजीवी हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी ओर अपना इशारा किया है। दूसरा, आपने एक पक्ष कहा कि देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और मिला जुला कर वह पैसा जो है जनता का ही पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो इससे केंद्र सरकार को क्या लेना देना है? आप एक चुनाव में देखेंगे कि पहले प्रधानमंत्री किसी स्टेट का चुनाव है तो 3 से 4 कार्यक्रम किया, 5 कार्यक्रम किया, काफी हो जाता था। और आज के प्रधानमंत्री एक विधानसभा में 10-10 रैलियां करते हैं, तो एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च होता है सरकार का, वो जनता का पैसा है। तो यह अगर कैलकुलेशन रहता जनता के हित में सरकार का, तो यह काम नहीं करती। लेकिन बीजेपी का खासकर मोटो है कि हम किसी भी तरह चुनाव जीते, तोड़ के भी सरकार बनाना हो तो बनाए, और इसका कई एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक पेश किया है इसका उदाहरण। तो बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सुप्रीम आपको पड़ता है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में आपकी ही सरकार है, आप लोग को पड़ता है। अभी यही झारखंड में भी आप लोग की मिलीजुली सरकार है, आप लोग को पड़ता है। तो मनरेगा लाया और मनरेगा का बजट में प्रोविजन घटते जा रहा है। मनरेगा लाया था तो उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य था, तो यही तो था मनरेगा पर ही तो बात। अब देखिए मनरेगा पर इसको समझना पड़ेगा ना। अब थोड़ा आपने मनरेगा की बात की तो उसको भी समझा दिया। मनरेगा में जिन मजदूरों को मिलता था पैसा, वो मजदूर फिर आगे वो जाने छोड़ दिए, काम करने छोड़ दिए। इसको भी समझिए, काम करना छोड़ दिए, वो आगे काम ही नहीं करते थे। लेकिन हमको मिल जाएगा, आज 200 रुपया मिल जाएगा, हमको दिहाड़ी मिल जाएगी, हम चले जाएंगे, 200 मिल जाएगा, वो आगे काम करना छोड़ दिया, आगे जाते ही नहीं। मनीष जी, मनरेगा ऐसा काम था जो मजदूरों को पलायन रोका। जो केंद्र सरकार सोच रखी है कि हम बिहार को लेबर स्टेट बना देंगे और अपने पूंजीपतियों को मदद करने के लिए बिहार में न हम रोजगार लाएंगे, न इंडस्ट्री बैठाएंगे, ताकि यहाँ लेबर फैक्ट्री रहे, और यहाँ के लेबर फैक्ट्री का जो लेबर है उनके कॉर्पोरेट मित्रों के प्रति में कंपनी में जाके काम करें। तो
बिहार इसके लिए नहीं है। बिहार की औद्योगिक धरती रही है और श्री बाबू ने कम साधन में अपने पंचवर्षीय योजनाओं में दिखाया है कि बिहार जिस समय ज्वाइंट था कि झारखंड और बिहार में किस ढंग से औद्योगिकरण हो सकता है। आज बतावे लोग कि 90 के बाद कितना इंडस्ट्री यहाँ बचा है, क्या हो रहा है। जो हमारा शुगर मिल था, मतलब 90 के बाद आप मानते हैं कि लालू के समय से नहीं बैठा? बिल्कुल 90 के बाद। तो यानी ठीक है राजेश भाई तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं 90 के बाद हो गया कि कांग्रेस जो है अब हल्ला बोल चुकी है आरजेडी के खिलाफ। इसको राजनीतिक रूप में बताइए। मनीष जी, देखिए ये देश में एक जग जाहिर है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये रेवड़ी योजना पर विश्वास नहीं करती है। उनका एक अपना एक सिद्धांत रहता है, एक अपना काम करने का तरीका रहता है और वो दिखाए हैं। वो घोषणा, हम लोग चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम लोग एक साथ निश्चय के तहत एक काम करते हैं। हम चाहे वो महिलाओं को लेकर के, चाहे रोड से लेकर के, हम दिखाए हैं। जैसे महिलाओं के आज के देखिए, जिस तरह से हमारे विपक्ष के माई बहन मान योजना, वो झारखंड में प्रचार किए, मैया योजना वहां सक्सेस हुआ, तो अब यहाँ माई बहन योजना कर दिए 2500 रुपया देने के बाद। लेकिन अगर महिलाओं को सशक्तिकरण का किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है, जो जीविका से लेकर के और किस तरह से पूरे आज बिहार की महिलाएं किस तरह से पूरे देश में एक रोजगार के रूप में एक सार्थक उदाहरण पेश हो रही हैं, तो ये काम करके दिखाए। रेवड़ी योजना कोई योजना नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है। और खासकर विपक्ष की जो है, विपक्ष इस तरह से अपने आप में हताशा है कि वो ये इस तरह का योजना करेगा ही। देखिए किस तरह से, ठीक है, किस तरह से ये योजना। अब देखिए हमारे कमल देव भैया, अब इनके पास ही लाडली योजना, अरे मध्य प्रदेश में कमल शुरू हुआ था, उसके पहले आप कर्नाटक का आपका क्या स्थिति था, उसके पहले आपका आंध्र का जो उसमें आपका तेलंगाना का हो वो क्या स्थिति हुआ, आप जो है हिमाचल प्रदेश का क्या स्थिति हुआ, ये किसी से छुपा हुआ है। देखिए कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में दिल्ली में चुनाव हुआ, कंपटीशन था, ठीक है, कि केजरीवाल में और राहुल गांधी में कि सबसे ज्यादा कौन घोषणा करता है, सबसे ज्यादा योजना का कौन घोषणा करता है, ये कंपटीशन था। तो ये स्थिति थी। लेकिन किस तरह से जनता ने वहां का कांग्रेस का जो है 5 बार 0 दे करके और किस तरह से कांग्रेस को लौटा दिया, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हकीकत ये है कि ये योजना जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है ये निश्चय ही है। और जहां तक देखिए आपका ये जो केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार वो योजना जो लागू की है वो कोरोना के समय के लागू के वो एक्सटेंड किया है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड किया हुआ है कि हाँ ये जैसे जल्द 25 के बाद जो है इसको खत्म कर देना है। और किस लोग जो बीपीएल परिवार है ये सब, अब कहा जा रहा है मनरेगा का उदाहरण, अरे मनरेगा तो ऐसा उदाहरण कर दिया जो कांग्रेस को डुबा दिया, कांग्रेस को ही डुबा दिया। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के लोग मनरेगा का उदाहरण दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के लोग अब उदाहरण दे रहे हैं। निश्चय ही ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया हुआ है ये निश्चय ही ये स्वागत योग्य है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए और बिहार स्टेट एक उदाहरण है इसके लिए। पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य एक उदाहरण है कि कोई भी रेवड़ी वाला उस टाइप का कोई उदाहरण नहीं है। और वो काम करके जो दिखाया है वो काम के आधार पर वो कह रहे हैं कि हम उसको वोट मांगने जाएंगे। नीतीश कुमार यहाँ पर कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है। लेकिन और केंद्र सरकार भी महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाने की योजना बना रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त की है, आप जाइए पहाड़ों पर जाइए, उत्तराखंड में जाइए, केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाओं का लाभ महिलाएं ले रही हैं और घर में ही कई ऐसे काम कर रही हैं। तो क्या यहाँ पर बात की जाए, एक जो राशन की बात हो रही है, यहाँ पर जो 1000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये नहीं लग रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो लोग आत्मनिर्भर बनने चाहिए वो अब आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं? ऐसे में अगर आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर दे सरकारें तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे और उससे जो है आप एक तो ये होगा कि एक आत्मनिर्भर इंसान बन गया और वो एक के साथ एक को नौकरी दे सकता है या फिर वो उसको अपने साथ रख सकता है। लेकिन यहाँ तो फ्री की बात होती जा रही है और ऐसे में अभी देखिए कर्नाटका की बात नहीं करते हैं कमल देव जी हिमाचल की बात नहीं करते हैं, कैसे वहां की आर्थिक स्थिति जो है पूरी कोलैप्स कर गई थी। मनोज जी, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी
कि अगर किसी को आप मदद करना चाहते हैं ना, उसको रोटी मत दीजिए, उसको रोटी कमाना सिखा दीजिए। रोटी देंगे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, रोटी कमाना सिखा देंगे वो कई लोगों का घर चला देगा। तो जो फ्री बीज की बात हो रही है, अगर सबको राशन मिलता है, प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर सबको राशन मिल रहा है तो प्लेटफॉर्म पे भीख मांगने वाले लोग कौन है? इसका मतलब यह है कि राशन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और राशन जिसको नहीं मिलना चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी राशन मिलता है। एक केसेस आए हैं कि लोग कार पर राशन लेने जाते हैं, बुलेट पर राशन लेने जाते हैं, और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं होना चाहिए, उसको राशन मिलना चाहिए। अब 5 किलो राशन गवर्नमेंट केंद्र सरकार से आता है, लेकिन मिलता कितना है? 4 किलो। धरातल पर 4 किलो मिलता है, 1 किलो कौन खाता है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, विजनरी लोग हैं, उनको विधि समझ में आती है, भारत का भविष्य समझ में आता है, उनका अर्थव्यवस्था समझ में आती है। उनको पता है कि जिन लोगों को हम फ्री में सामान देना शुरू कर देंगे, वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कब चलती है? जब सारा हाथ को काम मिले। फ्री बीज देने के बजाय उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। अभी बताइए, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे केंद्र सरकार के बताया कि अगर सबको राशन मिल रहा है तो भीख मांगने वाले लोग कौन है, वो बात तब तक बंद क्यों नहीं हुआ? अगर किसी को देने से किसी की गरीबी दूर होती है तो इतने सालों से लोग भीख मांग रहे हैं, भीख में रोज कुछ ना कुछ लोगों को मिलता है, वो आज तक अमीर क्यों नहीं, उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? उसको स्किल डेवलपमेंट कराइए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। मेन धारा में तब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक ना देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ना उन लोगों की स्थिति सुधरेगी। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को फ्री बीज देने की वजह से कितने % लोग टैक्स भरते हैं जी? कितने %? 2-2.5 करोड़ लोग हैं जो रियल में टैक्स भरते हैं। 7 करोड़ का लोगों का नाम है, 2-2.5 करोड़ रियली में टैक्स भरते हैं, बाकी लोग रिटर्न भरते हैं। 2 करोड़ लोगों को इतना पीसा जाता है, इतना पीसा जाता है, उसके बाद मल्टी लेयर टैक्स लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फ्री बीज दिया जाए, उसके बजाय जो उनको कोई स्किल सिखाए, जिस लायक आदमी है उसका स्किल सिखाइए, काम दीजिए, वो काम करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था सही होगी, देश की अर्थव्यवस्था सही होगी, टैक्स भी कम लगेगा और महंगाई भी कम होगी। और जहां तक बात है बिहार में, जब पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव आता है, बिना सोचे समझे कि क्या बोल रहे हैं, हमारे राज्य की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, बजट कितनी है, कुछ भी बोल देते। अभी जो सुनने में माई बहन योजना जो है 2,500 रुपया देने की जो बात हो रही है, ये बताइए इस राज्य में कितनी महिलाएं हैं? 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़। ठीक है, अब 2500 के हिसाब से जोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपीस, 1.5 लाख करोड़। अब इस राज्य का बजट कितना है जानते हैं? 2.78 लाख करोड़। 2.78 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ आप बांट देंगे फ्री बीज में। 52,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए कहां से लाएंगे? 14,500 करोड़ रुपया के मेडिकल फैसिलिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फिर अगेन 14,500 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? 13,000 करोड़ रुपया पुलिस को कहां से देंगे? जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो लगभग 93,000 करोड़ रुपया है, वो कहां से लाएंगे? भूपेन भाई देखिए, ये चीज है, इसको समझना पड़ेगा कि जो आप लोग फ्री बीज की तो बात कर देते हैं सब, क्योंकि पार्टी सभी है, सभी करते हैं जब चुनाव आता है, तो क्या उस वक्त बजट को दिमाग में नहीं रखते हैं? क्या उस वक्त राज्य में कितना पैसा केंद्र सरकार देती है, कितना और कितना पैसा राज्य सरकार के पास है, उसको दिमाग में नहीं रखा जाता है? बस बिना सोचे समझे कि हमको ये फ्री देना है, इसको लिख दो, अच्छा ये भी फ्री दे दो, ये भी फ्री दे दो, और वक्त आएगा देख लेंगे देना है कि नहीं देना है। लेकिन अब आधी आबादी को साधने के चक्कर में कई हमको कितना नुकसान हो रहा है। मतलब आधी आबादी को आप लोग साध रहे हैं ताकि वो आके आपको वोट करे, महिलाओं को साध रहे, वो वोट करे, उसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ ले, वो वोट करे तो उसको फ्री में हम पैसा दे देंगे। अब तो सीधे पैसा अकाउंट में जा रहा है। ऐसा है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश से का प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी रुपए की गड़बड़ी नहीं है। और रही बात रेवड़ी बांटने की, तो हम लोग रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। ये रेवड़ी का प्रचलन जो है आजादी से लेकर के 55 सालों तक हमारे कमलदेव भाई जी जो शासन किए इस देश पर, उसका देन है कि रेवड़ी बांटने की प्रचलन जो है स्टार्ट किया। और उस प्रचलन के वजह से जो है ना कहीं हम लोगों का भी मजबूरी हुई
कि भाई जब वो ऐसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, तो हम लोग भी गरीबों को मदद करें। तो हमारा 1-2 स्टेट में ऐसा हुआ, लेकिन इनका जो है जब से ये आए हैं, मनरेगा में देख लीजिए, इतनी बड़ी धांधली देश का। हम समझते हैं कि सारा गरीबों का पैसा, मैक्सिमम पैसा जो है अफसर लोग मिल करके बंदर बांट कर लिए। लेकिन जब से हमारा 2014 से लेकर के हमारा भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, वह टोटल मनरेगा का पैसा टोटल का टोटल जो है ना गरीबों के खाता में जाता है। हमारा किसान मान सम्मान योजना, ये टोटल का टोटल पूरे हिंदुस्तान के किसान माँ बहने के खाता में जाता है। आप जो भी योजना है आप देख लीजिए, या तो प्रधानमंत्री आवास की बात करिए, या तो स्वास्थ्य की बात करिए, या तो आप जो है ना कृषि की बात करिए, कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं वह सारे के सारे हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को। कमल देव जी, क्या आप लोग सीख ले, कमल देव जी सीख ले ये कांग्रेस कर्नाटक से, हिमाचल से, और ये अब सख्त टिप्पणी कांग्रेस को सीख लेने आप कोर्ट से तो नहीं सकते। हमारे भाई कोर्ट का हमेशा सम्मान करते हैं। हाँ, तो सम्मान करते तो सीख ले रहे। आप हिमाचल और कर्नाटक से भी सीख लिए कि नहीं लिए? मनीष जी, सम्मान नहीं करने वाले लोग सत्ता में हैं और कभी भी सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं करते हैं। अभी भाई जी ने मनरेगा का बात उठाया और ये भी कहा दवा के साथ कि उस फंड को रोक दिया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसलिए रोका गया है, कभी नहीं रोका गया। भूपेंद्र जी, मैं नहीं बोल रहा था, अगर वो बोलने मुझे भी आता कहिएगा तो शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि रोक दिया गया है, तो वह गरीबों के लिए था, रोजगार सृजन का योजना था। रोक दिया गया तो रोजगार बंद कर दिया गया। कांग्रेस रोजगार सृजन में भरोसा करती है, कांग्रेस लोगों को रोजगार देना चाहती है और यह व्यापारियों की पार्टी है। और आप आते आते मुझे कहा इंडियन ऑयल, तो एक उससे भी जुड़ा हुआ उदाहरण आपको मैं पेश कर देता हूँ कि कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल में और भाजपा के वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर है। तो पहले जो विभिन्न ऑयल कंपनियों में डीलर की नियुक्ति होती थी, उसके आवेदन में लिखा हुआ था 99 के पहले, 2000 के पहले जितने भी नियुक्तियां हुई है कि जिसका इनकम 50,000 से ज्यादा होगा वो आवेदक नहीं हो सकता है। अटल जी के सत्ता में आते आते वह लिमिट बढ़ के 1.5 लाख हो गया। आज जब नरेंद्र मोदी जी आए तो लिमिट हट गया। जो जितना बड़ा इनकम टैक्स पेई होगा वही प्रबल दवादार होगा। तो यह साबित करता है कि कांग्रेस 50,000 का लिमिट रख के पढ़े हुए लोगों को रोजगार देना चाहती थी और लिमिट हटा के बीजेपी ने साबित किया कि जहां रोजगार मिलता है उसे बंद करके तो रोजगार आप हिमाचल में भी दे रहे थे ना, क्या हो गया वहाँ पे? वहाँ तो पैसा देने के लिए वो पैसा नहीं था आप लोग के पास। एक सेकंड, तो आप गिनवाइए ना, बहुत सारा जगह है अभी, बहुत सारा। हम कर्नाटक और हिमाचल गिनवा रहे जहाँ पर आप हैं, पूर्ण रूप से हैं। हमारे पेट्रोल पंप के बारे में पर हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल में आपने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। पेट्रोल पंप कांग्रेसी लोग के हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में। मनीष जी, तिवारी जी, मैं नहीं बोल रहा 10 बार बोले, हम तो एक बार बोले हैं। सुनिए 10 बार बोले हैं, आप क्या बात करते हैं? 10 बार बोले हैं तिवारी जी, 10 बार बोले हैं तिवारी जी, ऐसे भाषा नहीं। 10 बार बोले हैं हम भाषा को बोले हैं। आप पूछिए 10 बार पीछे कमेंट की है। जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के रिजिम में जितना दिन 8 साल अटल जी का शासन रहा, उस पीरियड में एनडीए की सरकार थी। नंदकिशोर यादव जी का पेट्रोल पंप कहां से हुआ? उषा विद्यार्थी का पेट्रोल पंप कहां से हुआ? 108 गो पेट्रोल पंप एनडीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय के मेंबर रहे हुए प्रभुनाथ सिंह के रिलेशन को हुआ, जिस पर मैंने पीआईएल किया था, उस पर जांच हुआ। वह किनका सरकार था भाई? और आप कांग्रेस के रिजिम की बात करते हैं। इसका मतलब पेट्रोल पंप के मालिक बनना चाह रहे थे। सुनिए ना भूपेंद्र जी, आप क्या मुझे मालिक बनाइएगा? आपके जमाना में भी आपके वर्कर आके मेरे यहाँ रोते थे। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पर सिस्टम कोलैप्स कर गया आपका। बात बोल रहा था, रोजगार की बात बोल रहा था। हम लोग भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2014 के पहले आपके देश पर कितना ऋण था?
विदेशी ऋण कितना था, और 14 से लेके आज हो गया 24 समाप्त हो गया 25 जाएंगे तो अभी फिर गिर जाएंगे आप फिर गिर जाएंगे, आप फिर गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। अटल जी, अब सुनिए कैसे गिर जाएंगे, अब सुन लीजिए, एक मिनट, अभी आप फिर गिर जाएंगे। सुनिए, आप शायद गूगल कीजिएगा, आप एक बार देखिएगा अटल जी के समय सुनिए ना सर, सुन लीजिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना, अटल जी के समय, अब सुन लीजिए, अटल जी के समय कितना कर्ज था, उसके बाद आपकी जब सरकार आई कितना कर्ज था, कितना गुना बढ़ा वो कर्ज, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक बार गूगल कीजिएगा। उसके बाद इन्होंने सुने ना, उसके बाद 14 से लेकर अभी तक जितना कर्ज है कितना गुना बढ़ा, एक बार उसको जरूर गूगल कीजिएगा। हम उस पर आएंगे, सुनिए ना, हम उस पर आएंगे, हम चेक कर लेंगे, हम सुनिए ना, मैं फिर से आपको बोले, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार देखिएगा कितना गुना बढ़ा था, एक बार चेक कीजिएगा। लेकिन हमको ये बताइए ना कि जहां पर आप जो है सरकार आप बनाए, कांग्रेस की सरकार जहां आ रही है, पूर्ण बहुमत से जहां पर आ रही है, वहां क्यों सिस्टम कोलैप्स कर जा रहा है, क्यों वहां पर चीजें कोलैप्स कर जा रही है, वहां पर आखिर क्या हो रहा है, इतना फ्री बीज की सब कोलैप्स कर जा रहा है, उस पर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग उस पर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इतनी करप्शन है कि सारे अफसर और सारे हमारे कांग्रेसी नेता भाई, आप देखिएगा ईडी जब छापा मारता है तो करोड़ों जो है। राजेश भाई एक मिनट आते सर, समय कम है, सुनिए ना राजेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मिनट आते ना सर, चैनल के माध्यम से एक मिनट सर आते, भूपेंद्र भाई को कहता हूँ, ठीक है राजेश भाई के 5 नेताओं का नाम बताते हैं, ईडी बैठावे, सीबीआई वो भी जांच होगा, कांग्रेस जांच कराती है। ठीक है, आप किसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस से? अरे कांग्रेस भ्रष्टाचार के जननी है। सबसे देश में पहला भ्रष्टाचार किसके राज में हुआ था? नेहरू जी के राज में। लगातार भ्रष्टाचार का, आप मनमोहन सिंह के सरकार देख लीजिए, जिसके राहुल गांधी संरक्षक थे। आप ऐसे उदाहरण दे, अरे भ्रष्टाचार का मतलब ही कांग्रेस होता है। अभी भी आप देखिए दिल्ली में, अभी लोकसभा देखिए, अभी बोलने लगे ना, देख लीजिए, अब नहीं याद होगा, अब नहीं होगा, सुनिए। और उसके बाद देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव में दोनों जो है केजरीवाल और पप्पू जी दोनों एक साथ, राहुल जी, और जैसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि ये शराब घोटाला का बाज है केजरीवाल, और ये क्या कह रहे हैं केजरीवाल कि अरे ये साला बहनोई वाला जो घोटाला किया है लोग, इन लोगों को जेल में होना चाहिए। और राहुल जी करे, दोनों का देखिए, दोनों का अलग अलग उदाहरण ये है कि किसी भी स्तर से, चाहे जितना आप स्तर उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस में ए टू घोटाला ही बाज हुआ है, सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। इसमें पूरा ये देश जानता है, इसीलिए आज स्थिति है कि ये यहां तक पहुंच गया है पार्टी, और फिर भी सब धड़ सियार ले गया, लेकिन मुंह के झाकल नहीं छुटा है। वही वाला स्थिति हो गया है कांग्रेस को। कांग्रेस का तो आप भ्रष्टाचार, इन लोग काम अगर करे, भूखमरी का उदाहरण दे रहे हैं, बाकी जगह सब देख रहे हैं। अरे आप सबसे ज्यादा भूल जाते हैं कि देश पर सबसे ज्यादा सत्ता, बिहार में सबसे ज्यादा सत्ता आपके रहे हैं, आप सत्ता भोग ही रहे हैं। और सबसे बड़ा इस देश का अगर जो गर्द करने वाला है, कौन पहुंचाया है इस देश में? आप पहुंचाए हुए हैं। संविधान को आप कह रहे हैं, संविधान को तार कर किए हुए। अरे उदाहरण के रूप में आप कह रहे हैं कि अदालत की बात करें, अदालत तो राजीव गांधी के भी समय था, किस तरह से पूरा जो है कि अदालत का निर्णय कैबिनेट कर दिया गया। आप दल बदल के बात करते हैं, उदाहरण आया कि पूरा सरकार है, पार्टी से विपक्ष, सरकार से उठकर विपक्ष में आ जाते थे। ये उदाहरण है। इस देश में कांग्रेस को न संविधान पर विश्वास रहा है, न न्यायालय पर विश्वास रहा है, सिर्फ विश्वास रहा है तो गांधी परिवार पर विश्वास रहा है, बाकी किसी पर विश्वास नहीं रहा है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे। सवाल ये उठ रहा है कि आप फ्री बीज देते तो उसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप देखिए कहीं पर भी जाइए, इसीलिए कहीं कहीं पर सिस्टम में पूरा कोलैप्स कर जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाती है। कई ऐसे अब देखा गया राज्य देखे जा रहे हैं कि अब धीरे धीरे फ्री बीज की वजह से कई ऐसे राज्य कोलैप्स कर गए। अब इसलिए जो है वो इस सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार सुना भी गया कि वो फ्री बीज को लेकर कई बार उन्होंने जवाब भी दिया कि इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब दूर रहने की बात आती है, कहते तो है, लेकिन जरूरत सबको पड़ रही है कि अगर हमें आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, महिलाओं को पहले 1000 दिया जाता था, मैया सम्मान योजना,
फिर क्या हुआ, कैबिनेट बैठा के 2500 कर दिया गया चुनाव आने से पहले। बीजेपी वहां पर कही कि नहीं भैया हम भी पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं सबको मालूम था, एक डर बैठ जाता है चुनाव का, जब डर बैठता है तो सबको आता है याद फ्री। केजरीवाल को आप देखिए, फ्री से ही आए थे और फ्री सेवा देते देते अब चले भी गए। तो अब यहां पर बात की जाए, फ्री सेवा कब तक दीजिएगा और कब तक आप देश के ऊपर बोझ बढ़ाइएगा, कब तक केंद्र पर बोझ बढ़ाइएगा, कब तक राज्य पर बोझ बढ़ाइएगा? क्या बिहार भी अब इससे अछूता नहीं रहेगा? क्या बिहार भी इससे अब ऊपर उठेगा? इस देश की विडंबना है सर कि अभिनेता पर्दे पर गरीब का रोल निभाते निभाते वो अरबपति बन गया, गरीब गरीब का रह गया। और नेता इस देश में गरीबों का मुद्दा उठाते उठाते पता नहीं कब वो अरबपति बन गया, गरीब गरीबी रह गया। चाहे कांग्रेस का दौर हो, चाहे भाजपा का दौर हो, मुझको ये बताइए कि गरीबों की संख्या घटी है या बढ़ी है? जब तक इस देश के लोग ऐसे लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे जिसको एक विजन हो इस देश को लेकर के, अर्थव्यवस्था समझ में आती है। एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 545 जब जाते हैं पार्लियामेंट में, 545 लोगों में कितने लोगों को अर्थव्यवस्था अच्छी से समझ में आती है? अर्थव्यवस्था के नाम पे उनको कमीशन समझ में आता है कि हमको कितना इस फंड में कमीशन मिलेगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश में, इस राज्य में जो भी फंड रिलीज होता है 40% बंदरबाट होता है? इस तरह से अगर अर्थव्यवस्था समझने वाले लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ करके इस देश का भविष्य तय करेंगे, इस देश की जनता गरीब की गरीब ही रहेगी। और ये बांट करके, फ्री बांट के, पहले भी मैं बोल 250 करोड़ के बस में पैखाना करिएगा, ये ध्यान नहीं है। आप करोड़ों रुपए घर में रहते, मैं क्या करूँ? आपको ये कितने का सूट पहन के देखिए 2000 रुपया जो है, देखिए लंबा लंबा भाषण देना, इनका घोषणा पत्र देखिए, अभी कुछ नहीं है। देखिए 4 सीट पर जमानत जब्त होने वाला है। देखिए ऐसा है, टेंट हाउस का पैसा भी मार देने वाले लोग, एक नहीं, ठीक है, उसका अभी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए, हम आज तक जो है हम 25 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, आज तक एक युवा का प्रोग्राम रैली निकलता है तो 125 ठीक है, समय कम है हमारे पास, ठीक है हमारे पास समय कम है, आज समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद।